कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 8। शीर्षक पवन, तूफान और चक्रवात। पृष्ठ 84 से पृष्ठ 100 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 8। शीर्षक पवन, तूफान और चक्रवात। पृष्ठ 84। पाठ 8। पवन, तूफान और चक्रवात। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था, जैसा कि चित्र 8.1 में बताया गया है। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थीं। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण यानी सप्लाई को प्रभावित किया था। यहां पृष्ठ 84 पर चित्र 8.1 में उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह यानी सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र दिया गया है। आभार, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं? ये कैसे बनते हैं? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। 8.1 वायु दाब डालती है। क्रियाकलाप 8.1 जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा लीजिए। इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने न लगे, जैसा कि चित्र 8.2 में दिया गया है। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? पृष्ठ 85। यहाँ पृष्ठ 85 पर चित्र 8.2 में गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है, उसका चित्र दिया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपको टिन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं? क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल के ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए।
कि साइकिल के ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें ये आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। ये क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। 8.2 पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। क्रियाकलाप 8.2 कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, जैसा कि चित्र 8.3 में दिया गया है। यहाँ चित्र 8.3 में बोतल में फूंक मारते हुए एक व्यक्ति को दिया गया है। पृष्ठ 86। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली और बूझो चाहते हैं कि यहां दिए गए प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? क्रियाकलाप 8.3 गुब्बारों को फुलाना। यहाँ पृष्ठ 86 पर चित्र 8.4 में दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हुए एक व्यक्ति को दिया गया है। लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए, जैसा कि चित्र 8.4 में दिया गया है। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और पता कीजिए कि क्या होता है। यहाँ पृष्ठ 86 पर चित्र 8.5 में कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हुए एक व्यक्ति का चित्र दिया गया है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में बताया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं? अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है? पृष्ठ 87। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहां वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने जाना कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर
बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने जाना कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो ये ऊपर की ओर उड़ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता हो। हम जानते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा पाया हो तो उसे अपने मित्रों को बताएं। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, ये वर्षा कैसे लाती है और कभी-कभी ये विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप ये जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? यहां दिए गए क्रियाकलाप इसे समझाने में आपकी सहायता करेंगे। 8.3 गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5 एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कस कर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे, जैसा कि चित्र 8.6 में दिया गया है। 2-3 मिनट तक ये ध्यान दीजिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। यहाँ पृष्ठ 87 पर चित्र 8.6 में गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे के आकार को बदलते हुए बताया गया है। इस चित्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में क्वथन नली के मुख पर गुब्बारा बंधा हुआ है। दूसरे में गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली को दिया गया है और तीसरे में बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली को दिया गया है। पृष्ठ 88 अपने प्रेक्षणों के आधार पर यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप अब ये बात बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। क्रियाकलाप 8.6 समान आमाप की कागज की 2 खाली थैलियां अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। यहाँ पर एक सावधानी लिखी हुई है। लिखा है, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा ये ध्यान रखें कि उसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं, जैसा कि चित्र 8.7 में दिया गया है। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में बताए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। ध्यान दीजिए क्या होता है।
थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? यहाँ पृष्ठ 88 पर चित्र 8.7 में कागज की 2 खाली थैलियों और एक मोमबत्ती द्वारा ऊपर उठती गर्म हवा के बारे में बताया गया है। क्या ये क्रियाकलाप बताता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वो थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना ये सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप अब ये समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वो अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वो हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। पृष्ठ 89। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। 8.4 पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यहां हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं: क भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह से निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। चित्र 8.8 में पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न एक चित्र के माध्यम से दिया हुआ है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। पहेली कहती है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि चित्र में बताई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में ये परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ख थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। ये मानसूनी पवन होती है, जैसा कि चित्र 8.9 में बताया गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। पृष्ठ 90। यहाँ पृष्ठ 90 पर चित्र 8.9 दिया गया है। ये मानसूनी पवन का चित्र है।
यहाँ लिखा है, थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। आभार। भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। शीतकाल यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात ये थल से समुद्र की ओर बहती है, जैसा कि चित्र 8.10 में बताया गया है। बूझो पूछता है, मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। यहां पृष्ठ 90 पर चित्र 8.10 दिया गया है। ये चित्र शीतकाल की पवन का दृश्य है। इसमें लिखा है, शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। आभार। भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। पृष्ठ 91। यहां पृष्ठ 91 पर एक कविता दी गई है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक या शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबंध समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। 8.5 तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली यानी तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। पृष्ठ 91 पर कुछ सावधानियां दी गई हैं। यहां लिखा है, यदि झंझा के साथ तड़ित यानी बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। इसमें हमें यहां दी गई सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। खुली जमीन पर ना लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें।
खिड़की के निकट न बैठें। खुले गैराज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है? आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वो ऊष्मा वापस मिल जाती है? इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो ये ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। पृष्ठ 92। यहां पृष्ठ 92 पर चक्रवात की संरचना की व्याख्या दी गई है। यहां लिखा है, किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है, जैसा कि चित्र 8.11 में बताया गया है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है, जैसा कि चित्र 8.12 में बताया गया है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन यानी 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र 8.11 में इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। यहां पृष्ठ 92 पर चक्रवात की संरचना की व्याख्या के साथ ही दो चित्र दिए गए हैं। चित्र 8.11 में चक्रवात का निर्माण और चित्र 8.12 में चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब का चित्र दिया गया है। आभार। भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। पृष्ठ 93। 8.6 चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है, जैसा कि चित्र 8.13 में दिया गया है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। ये पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। यहाँ पृष्ठ 93 पर
चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। चित्र 8.13 में चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरों को दिया गया है। आभार, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है, जैसा कि चित्र 8.14 में बताया गया है। यहां पृष्ठ 93 पर चित्र 8.14 में भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र बताए गए हैं जहां चक्रवात निर्मित होते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है। पृष्ठ 94। किसी टॉर्नेडो का एक व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती हैं। ऐसा निम्न दाब के कारण होता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेलकर फेंक देती हैं। टॉर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं, जो कि डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से लिए गए हैं। यहाँ पृष्ठ 94 पर चित्र 8.15 में टॉर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि को दिया गया है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से लिए गए कुछ विवरण इस तरह से हैं। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजों, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती हैं। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए, जैसा कि चित्र 8.15 में बताया गया है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। यहाँ पृष्ठ 94 पर चित्र 8.16 में किसी टॉर्नेडो का प्रतिबिंब दिया गया है। टॉर्नेडो। हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र 8.16 में दिया गया है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। यहां चित्र 8.16 में किसी टॉर्नेडो का प्रतिबिंब दिया गया है। यह चित्र नेशनल सिवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी NSSL के माध्यम से लिया गया है। आभार, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। पृष्ठ 95। यहाँ पृष्ठ 95 पर चित्र 8.17 में
पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी का चित्र दिया गया है। आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। चित्र के साथ साथ एक लेख भी दिया गया है। लिखा है, हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। 8.7 प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में यहां दी गई व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तथा सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हों तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को ना छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर न निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। 8.8 उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और रेडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पृष्ठ 96। प्रमुख शब्द। पवन वेग मापी, चक्रवात, हरिकेन, झंझावात यानी तूफान, मानसूनी पवन, दाब, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो। टाइफून। आपने क्या सीखा? हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर आसमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं।
उपग्रहों तथा रेडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लें और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। पृष्ठ 97। यहाँ पृष्ठ 97 पर एक प्रवाह चित्र दिया गया है। इसके साथ ही लिखा है, यहाँ पर दिया गया प्रवाह चित्र आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। जैसे दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, इसके बाद वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, इसके बाद गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। इसके पश्चात बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती हैं। फिर वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। और अंत में मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। अभ्यास 1। यहाँ दिए गए वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पवन रिक्त स्थान वायु है। ख पवन पृथ्वी के रिक्त स्थान तापन के कारण उत्पन्न होती है। ग पृथ्वी की सतह के निकट रिक्त स्थान वायु ऊपर उठती है जबकि रिक्त स्थान वायु नीचे आती है। घ वायु रिक्त स्थान दबाव के क्षेत्र से रिक्त स्थान दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। 2 किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। 3 ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है, जैसा कि अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त। पृष्ठ 98। 4 आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। 5 समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। 6 यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। 7 चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। 8 यहां दिए गए विकल्पों में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। क चेन्नई। ख मंगलुरु या मंगलोर। ग अमृतसर। घ पुरी। 9 यहां दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। क शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। ख ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। ग चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। घ भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1 आप अध्याय के क्रियाकलाप 8.5 को अपने घर पर थोड़े भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। एक ही आमाप की प्लास्टिक की 2 बोतलें लीजिए। प्रत्येक बोतल के मुंह पर एक गुब्बारा लगा दीजिए। एक बोतल को धूप में
और दूसरी को छाया में रखिए। अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। इन प्रेक्षणों और परिणामों की तुलना क्रियाकलाप 8.5 से कीजिए। 2. आप अपना स्वयं का वायुमापी बना सकते हैं। इन वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। कागज के 4 छोटे कप, यानी आइसक्रीम के खाली कप, कार्डबोर्ड या गत्ते की 2 पट्टियां जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी हों, गोंद, स्टेपलर, एक स्केच पेन और नुकीली पेंसिल जिसके एक सिरे पर रबड़ लगा हो। पृष्ठ 99। पृष्ठ 99 पर चित्र 8.18 में गत्ते या कार्डबोर्ड की पट्टी का चित्र दिया हुआ है। यह चित्र खुद अपना वायुमापी बनाने के लिए दिया गया है। इस चित्र में पट्टी का केंद्र बिंदु निर्धारित करना बताया गया है। एक स्केल की सहायता से चित्र 8.18 के अनुसार कार्डबोर्ड या गत्ते की प्रत्येक पट्टी पर क्रॉस बना लीजिए। इससे आपको पट्टी का केंद्र बिंदु मिल जाएगा। अब पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि उनके केंद्र एक ही बिंदु पर हों और उनसे धन यानी जमा का चिन्ह बन जाए। अब कपों को पट्टियों के सिरों पर चिपका दें। एक कप की बाहरी सतह को मार्कर अथवा स्केच पेन से रंग दें। चारों कपों के मुख एक ही दिशा में होने चाहिए। कप लगी पट्टियों के केंद्र में से एक पिन डालें और पट्टियों तथा कप को पेंसिल पर लगे रबड़ से जोड़ दें, जैसा कि चित्र 8.19 में दिया गया है। ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप किसी एक कप में फूंक मारते हैं तो पट्टियां और कप मुक्त रूप से घूमने लगती हैं। आपका वायुमापी तैयार है। पृष्ठ 99 पर चित्र 8.19 में वायुमापी के मॉडल का एक चित्र दिया गया है। प्रति मिनट घूर्णनों की संख्या की गिनती करके आप पवन के वेग का अनुमान लगा सकते हैं। पवन वेग में परिवर्तन का अवलोकन करने के लिए इसे भिन्न स्थानों पर और दिन के भिन्न समयों पर उपयोग करें। यदि आपके पास रबड़ लगी पेंसिल नहीं है तो आप बॉल पेन के सिरे का उपयोग कर सकते हैं। शर्त केवल ये है कि पट्टियां मुक्त रूप से घूर्णन करें। याद रखिए कि ये वायुमापी केवल वेग में होने वाले परिवर्तनों को बताता है। ये आपको वास्तविक पवन गति नहीं बताता है। 3. समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से तूफानों और चक्रवातों के चित्र एकत्रित कीजिए। एकत्रित सामग्री और इस अध्याय में आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर एक कहानी बनाइए। 4. मान लीजिए कि आप किसी ऐसी समिति के सदस्य हैं जो किसी तटीय राज्य की विकास योजना को बनाने के लिए उत्तरदायी है। एक संक्षिप्त भाषण तैयार कीजिए जिसमें चक्रवातों द्वारा होने वाले कष्टों को कम करने के उपाय बताए गए हों। पृष्ठ 100। 5. चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों के वास्तविक अनुभवों को एकत्रित करने के लिए ऐसे लोगों से साक्षात्कार कीजिए जो किसी ऐसी आपदा को झेल चुके हों। 6. लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास की एल्यूमीनियम की एक नली लीजिए। मध्यम साइज के किसी आलू का लगभग 2 सेंटीमीटर मोटा टुकड़ा काटिए। नली के एक सिरे को आलू के टुकड़े में डालकर उसे दबाते हुए 2 से 3 बार घुमाइए, जैसा कि चित्र 8.20 में दिया गया है। नली को खींच लीजिए। आपको नली में आलू का टुकड़ा किसी पिस्टन की तरह लगा हुआ मिलेगा। यही प्रक्रिया नली के दूसरे सिरे के लिए अपनाइए। अब आपके पास एक ऐसी नली होगी जिसके दोनों सिरे आलू के टुकड़ों से बंद होंगे और बीच में वायु होगी। एक ऐसी पेंसिल लीजिए जिसका एक सिरा छिला हुआ ना हो। इस सिरे को नली के सिरों में फंसे आलू के टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े पर रखिए। अब पेंसिल को झटके से दबाइए जिससे आलू का टुकड़ा नली में चला जाए, जैसा कि चित्र 8.20 में बताया गया है। बताइए क्या होता है। क्रियाकलाप नाटकीय रूप से यह बताता है कि वायु दाब में वृद्धि वस्तुओं को किस प्रकार धकेल सकती है। यहां
एक सावधानी लिखी है। इसमें लिखा हुआ है, जब आप इस क्रियाकलाप को करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि नली के सामने कोई खड़ा ना हो। आप यहां दी गई वेबसाइटों पर संबंधित विषयों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये है http://www.imd.gov.in। यहाँ पृष्ठ 100 पर दी गई व्याख्या पर आधारित एक चित्र 8.20 दिया गया है। क्या आप जानते हैं, तड़ित गर्जन की कौंध 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक वेग से चलती है। ये अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है। इसीलिए ये इतनी खतरनाक होती है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 8 शीर्षक पवन, तूफान और चक्रवात यहाँ समाप्त हुआ।